Very good afternoon. I would like to thank you, Dr. Manisha, for inviting me to present my topic here. And thank you all for cooperating for this primary arrangement, connecting the PPT to so that it come over the screen. आज का मेरा टॉपिक है गेम थियरी एंड इंट्रोडक्शन। जो भी इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए लोग हैं इसके बारे में पढ़ा होगा जरूर। जैसा कि अभी रेणु भदाना जी ने अपना प्रेजेंटेशन दिया, उसमें मैथमेटिक्स का डिफरेंट सब्जेक्ट से कोरिलेशन के बारे में बताया, और हम सभी ये जानते हैं कि किस तरह से सब्जेक्ट एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं, आइदर ये हिस्ट्री हो या पॉलिटिकल साइंस हो, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स हो, मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स हो, इसमें बहुत क्लोज रिलेशनशिप पाया जाता है। जैसे अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो उसमें इकोनॉमिक जो ह्यूमन रिसोर्स, डेमोग्राफी और इन्वायरमेंटल इशूज जो हैं वो इकोनॉमिक्स में भी डिस्कस किए जाते हैं। लाइकवाइज मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स, अगर हम ये कहें कि इकोनॉमिक्स मैथमेटिक्स के बिना अधूरा है तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि रेणु भदाना मैम ने भी डिस्कस किया कि जो भी नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे जीडीपी है, जीएनपी है, इनके कैलकुलेशन में मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होता है। अगर हम अपने लाइफ से रिलेटेड किसी इकोनॉमिक टर्म की बात करें जो टैक्स है, उसमें भी हम देखते हैं कि टैक्स ITR हमें फाइल करना होता है, तो उसमें जो करते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ मैथमेटिक्स ही करते हैं। इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये दोनों सब्जेक्ट किस तरह से क्लोजली रिलेटेड, और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमारे डायरेक्टर सर के मोटिवेशन से ही इस वेबिनार का आयोजन किया गया है कि हम ये देखें कि इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स कितने क्लोजली रिलेटेड हैं, और किस तरह से हम जो इकोनॉमिक्स और मैथ्स जो ये जो फर्स्ट डे बात हुई थी कि बहुत ज़्यादा ऑन एन एवरेज सामान्य तौर पे कनेक्ट नहीं करते लोग इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट से, तो किस तरह से इसके बारे में जो हमारे स्कूली सिस्टम से रिलेटेड टॉपिक्स हो सकती हैं, बच्चों के लिए ज़रूरी हो सकती हैं, कैसे हम इसको सिंप्लीफाइड वे में ले आके उन बच्चों तक पहुंचाने का काम कर सकें, ये भी एक उद्देश्य है इस वेबिनार का। अब अपने टॉपिक पे आते हुए, ये जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसका नाम भी आपको गेम थियरी दिख रहा होगा। इसमें भी मैथ्स का उपयोग होता है, और गेम थियरी जो है वो अप्लाइड मैथमेटिक्स का ही ब्रांच है। इसमें मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट को, प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को, इन्फ्रेंसेस, ऑप्टिमल सोल्यूशन ड्रॉ करने के लिए यूटिलाइज किया जाता है। उदाहरण के लिए मैं कहूँ, जो फर्स्ट सिस्टमेटिक वर्क हुआ गेम थियरी के फील्ड में और जो बुक आई उसमें वॉन न्यूमैन अमेरिकन मैथमेटिशियन और ऑस्कर मॉर्गनस्टर्न अमेरिकन इकोनॉमिक्स ने एक बुक लिखी, द थियरी ऑफ गेम्स एंड इकोनॉमिक बिहेवियर, जो कि 1944 में पब्लिश हुई। तो इन दोनों लोगों ने साथ मिलकर काम किया, और इनका ये फर्स्ट सिस्टमेटिक वर्क था गेम थियरी के फील्ड में। और इनका ऑब्जर्वेशन था कि जो इकोनॉमिक्स जो है ये बहुत एक गेम की तरह से है। वहाँ जो इकोनॉमिक एजेंट, जिनको गेम थियरी में प्लेयर्स कहा जाता है, वो अपने अपोनेंट के मूव को ऑब्जर्व करते हैं, उसका अनुमान लगाते हैं, फिर अपना डिसीजन वो लेते हैं कि एक गिवन सिचुएशन में, एक स्ट्रेटेजिक सिचुएशन में हमारा क्या स्ट्रेटेजी होगा और हमें कौन सा डिसीजन लेना चाहिए। यही गेम थियरी का कंसेप्ट है। जैसे उदाहरण के लिए मैं कहूँ कि हम में से सबने कभी ना कभी चेस का गेम खेला होगा। तो जब हम चेस का गेम खेलते हैं तो जब हमारा टर्न आता है तो हम अपने अपोनेंट के स्ट्रेटेजी को भी माइंड में रखते हैं कि वो क्या स्ट्रेटेजी अपने प्रीवियस मूव में ले चुका है, और आने वाले समय में हम उसके स्ट्रेटेजी को एंटिसिपेट करते हैं कि वो क्या स्ट्रेटेजी अपना सकता है। अगर हम कोई स्पेसिफिक चाल चलते हैं जब चेस के गेम में, तो उसका काउंटर स्ट्रेटजी वो अपोनेंट क्या अपनाएगा। इस तरह से अपना जो हमारा डिसीजन है, अपने अपोनेंट के डिसीजन को ध्यान में रख के हम डिसीजन लेते हैं। इसलिए इसको हम स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग कहते हैं, और गेम थियरी को हम एक साइंस ऑफ स्ट्रेटजी भी कह सकते हैं। आगे हम बात करते हैं कि गेम थियरी किस चीज की बात करता है। ये जो इसमें सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है कि ये किस एजम्पशन पे काम करता है। गेम थ्योरी ये मानता है कि जो हमारे प्लेयर्स हैं,
जो अगर हम मान लें कि दो प्लेयर्स हैं, जो इकोनॉमिक एजेंट हैं, इनको गेम थ्योरी में अगर हम प्लेयर कहें, तो वो एक रेशनल प्लेयर हैं। वो जो डिसीजन लेते हैं वो अपने आउटकम को एसेस करके, वो अपने अपोनेंट के स्ट्रेटेजी का अनुमान लगा के लेते हैं। वो एक लॉजिकल डिसीजन मेक करते हैं और वो अपने आउटकम को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं कि अगर किसी सिचुएशन में वो हैं और दो पर्सन्स के बीच में कोई डील होनी है, तो वो उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या लाभ हो सकता है, ये उनका उद्देश्य होता है। और उस लाभ को प्राप्त करने के लिए वो अपोनेंट की स्ट्रेटेजी और उसके बिहेवियर को ध्यान में रख के अपना डिसीजन मेक करते हैं। तो ये दो अजम्पशंस पे वर्क करता है गेम थ्योरी। गेम थ्योरी आइडेंटिफाइज प्लेयर्स ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी इन द फेस ऑफ इंटरडिपेंडेंस एंड अनसर्टेनिटी। तो ये बताता है कि जो दो प्लेयर्स हैं उनमें एक तरह का डिपेंडेंस है और अनसर्टेनिटी इसलिए क्योंकि एग्जैक्ट आपको नहीं पता, देयर आर ऑप्शंस ऑफ स्ट्रेटजीज एंड मूव्स, बट सर्टेनली यू डोंट नो विच स्ट्रेटजी द अपोनेंट विल फॉलो। इस तरह से ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग गेम का फॉर्म होता है, जिसमें जो प्लेयर्स होते हैं वो अपना स्ट्रेटजी को अपनाते हैं। इसमें आगे और बात आती है कि ये जो इकोनॉमिक एजेंट जिनको हम प्लेयर कह रहे हैं वो कौन कौन हो सकते हैं। ये कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई नेशन भी हो सकता है, कोई बिजनेस कॉरपोरेशन भी हो सकता है, या कुछ लोगों की टीम भी हो सकती है जो अपने कॉमन या डिफरेंट इंटरेस्ट के लिए एक दूसरे से एक स्ट्रेटेजिक इन्वायरमेंट में काम करना शुरू करते हैं। जैसे दो नेशंस के बीच में भी हम देखते हैं कि ट्रेड होता है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट होता है, फिर उनके जो भी फॉरेन मैटर्स होते हैं, तो दो नेशंस का भी एक तरह से एक स्ट्रेटेजिक इन्वायरमेंट में बिहेवियर को हम देखते हैं। और जैसे कि हम गेम की इसको गेम थ्योरी में कह रहे हैं कि इसको गेम की तरह हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसमें एक ऑप्टिमल डिसीजन फाइंड करने की कोशिश की जाती है। तो जो प्लेयर्स हैं जो अपने स्ट्रेटेजी को अपनाते हैं, उन स्ट्रेटजीज के बेसिस पे ऑप्टिमल डिसीजन प्राप्त करने की कोशिश की जाती है, और जो वो ऑप्टिमल डिसीजन होता है उसी को हम उस गेम का सोल्यूशन कहते हैं। अब हम अगर बात करें कि गेम थ्योरी का यूटिलाइजेशन किन क्षेत्रों में होता है, तो इसमें इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, मिलिट्री, इंश्योरेंस, रिटेल मार्केटिंग, पॉलिटिक्स और कॉन्फ्लिक्ट एनालिसिस, साइकोलॉजी इत्यादि क्षेत्रों में होता है। सबसे पहले जब हम देखते हैं सिस्टमेटिक अटेम्प्ट की बात करते हैं कि ओरिजिनली किसने वर्क किया गेम थ्योरी के फील्ड में, तो हमें नाम मिलता है अमेरिकन मैथमेटिशियन जॉन वॉन न्यूमैन का एंड अमेरिकन इकोनॉमिस्ट ऑस्कर मॉर्गेनस्टर्न का। इन्होंने जो बुक इनकी जो बुक पब्लिश हुई 1944 में, थियरी ऑफ गेम्स एंड इकोनॉमिक बिहेवियर, और इस बुक में इन्होंने जो स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट है डिसीजन मेकिंग का, जो किसी निर्णय पे पहुंचने के लिए जो तरीके अपनाए जाते हैं, उसको इन्होंने डिस्कस किया हुआ है। इसके बाद एक बहुत ही फेमस नाम आता है इस गेम थ्योरी के फील्ड में, जॉन नैश का। इन्होंने गेम थ्योरी के काम को और आगे बढ़ाया और जो कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया गेम थ्योरी के फील्ड में उसे नैश इक्विलिब्रियम के नाम से जानते हैं। और गेम थ्योरी के फील्ड में वर्क करने के लिए इन्हें 1994 में नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया। इनके साथ एक अदर इकोनॉमिस्ट और मैथमेटिशियन को भी नोबेल प्राइज दिया गया। तो हम ये देखते हैं कि गेम थ्योरी के फील्ड में भी कई सारे मैथमेटिशियंस ने काम किया है और इकोनॉमिस्ट ने भी काम किया हुआ है। तो ये दिखाता है हमको कि ये कितना क्लोजली एसोसिएटेड है द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स। एक बहुत फेमस एग्जांपल है जिससे हमारा ये जो डिस्कशन है और क्लियर हो जाएगा कि गेम थ्योरी का कोई अगर हम गेम को लेके देखना चाहें तो प्रिजनर्स डायलेमा का एक कॉन्सेप्ट आता है। और प्रिजनर्स डायलेमा का जो नेम है ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया 1950 में। ये भी एक मैथमेटिशियन थे, कैनेडियन मैथमेटिशियन एल्बर्ट डब्ल्यू चकर। इन्होंने एक सिचुएशन बताया जिसमें दो प्रिजनर्स हैं जो एक सीरियस क्राइम कमिट किए हुए हैं और पुलिस ऑफिसर उनको इंट्रोगेट करता है। तो उसका एक पे ऑफ मैट्रिक्स बनाता है और उस जो पुलिस ऑफिसर है उसके पास इतने ठोस सबूत नहीं है कि उनको वो कोई उस सीरियस क्राइम के लिए कोई बड़ी सजा दिला सके। इसलिए वो एक नेगोशिएशन का स्टेप अपनाता है जिसमें वो दोनों प्रिजनर्स को अलग अलग सेल्स में रखता है और उनको कुछ ऑप्शंस बताता है। ये आप मैट्रिक्स देख रहे होंगे,
स्क्रीन पे, इसे पे ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें दिखाया है कि दोनों प्रिजनर्स के आपको ऑप्शंस दिखाए हुए हैं, प्रिजनर्स ए की स्ट्रेटजीज और प्रिजनर्स बी की स्ट्रेटजीज। अगर हम फर्स्ट वाले सेक्शन को देखें, जिसमें अगर प्रिजनर बी भी कन्फेस नहीं करता है अपने क्राइम को और प्रिजनर ए भी कन्फेस नहीं करता है, इस सिचुएशन में उन दोनों को जो सजा मिलेगी वो 2 साल की मिलेगी। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर प्रिजनर बी जो है वो अपनाता है कन्फेशन का स्टेप और प्रिजनर ए जो अपनाता है नो कन्फेशन का, इस सिचुएशन में जो कन्फेस नहीं करता है उसको 10 ईयर की सजा हो सकती है। इसी तरह से ये थर्ड स्टेप है कि इसमें अगर एक प्रिजनर कन्फेस करता है और दूसरा नहीं करता है तो उसको 10 ईयर की सजा हो सकती है। लाइकवाइज दोनों अगर कन्फेस करते हैं तो उनको 5 ईयर की सजा होगी। तो इस सिचुएशन में ये जो दोनों प्रिजनर्स हैं और जो 2 प्लेयर्स हैं वो क्या डिसीजन लेंगे, तो हम इसको जब डिस्कस करेंगे तो ये पाएंगे कि ये जो 2 प्लेयर्स हैं ये दोनों सेपरेट हैं, इन लोगों में किसी तरह की बातचीत नहीं है। इसको हम आगे देखेंगे जब क्लासिफिकेशन ऑफ गेम में, तो नॉन कोऑपरेटिव गेम्स कहते हैं, जिसमें कि किसी तरह का कोऑपरेशन उनके बीच कम्युनिकेशन नहीं है, और इन केस उनके बीच अगर कम्युनिकेशन होता भी है तो वो बहुत ज़्यादा ट्रस्टिंग डिसीजन पे नहीं पहुंच पाते हैं। जैसे अगर ये दोनों कन्फेस नहीं करते हैं तो उनको सबसे कम सजा मिलेगी जो कि 2 साल की है, लेकिन इनके पास इतना ट्रस्ट नहीं है, ये कोई क्लोज फ्रेंड्स नहीं है जो इस डिसीजन पे पहुंच सकें कि मैं भी कन्फेस नहीं करता हूं और सेकंड प्रिजनर भी कन्फेस नहीं करता है तो हमें सबसे कम सजा मिलेगी। नहीं, ऐसा ये नहीं करेंगे, क्योंकि इनको ये डाउट रहेगा कि अगर मैंने कन्फेस नहीं किया और दूसरे ने कन्फेस कर लिया तो मेरी सजा जो है वो 10 साल की हो जाएगी और जो दूसरा है जिसने कन्फेस किया वो छूट जाएगा। तो इस सिचुएशन की बजाय इनको ये कन्फेस करने वाला सिचुएशन ज्यादा सही लगेगा, क्योंकि इसमें इनको सिर्फ 2 साल की सजा मिल रही है। इसी तरह से तो ये नो कन्फेशन की सिचुएशन में इसलिए नहीं जाएंगे, इस डर से नहीं जाएंगे कि अगर दूसरे ने कन्फेस कर लिया तो उसकी सजा 2 की बजाय 10 साल जाएगी। उनकी दोनों प्रिजनर्स की सजा जो है 2 साल तभी तक होगी जब दोनों अपने क्राइम को कन्फेस नहीं करते हैं, जो कि बहुत डिफिकल्ट है इस एनवायरनमेंट में कहना कि दोनों इसी डिसीजन पे पहुंचेंगे। इस वजह से वो मूव करेंगे कन्फेस की तरफ, प्रिजनर ए भी कन्फेस करने की तरफ मूव करेगा और प्रिजनर 2 भी। तो हम देखते हैं कि ये जो 4 क्वाड्रेंट में जो ऑप्शन है कि ए और बी दोनों को 5 ईयर की सजा के डिसीजन पे हम पहुंचते हैं, क्योंकि दोनों इस स्टेज में आके अपने जो डिसीजन को चेंज करने के मोड में नहीं होंगे। ये उनके लिए सबसे ज्यादा ऑप्टिमल डिसीजन मेकिंग होगा। हमने जैसे पहले बात की कि वो अपने अपोनेंट की स्ट्रेटजी को ध्यान में रखते हुए उस स्ट्रेटजी को अपनाएगा जो उसके लिए ज्यादा बेनिफिशियल हो। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस सोल्यूशन पे हम पहुंचते हैं जिसमें दोनों को इक्वल 5 इयर्स का और दोनों कन्फेस करते हैं क्राइम को। और इसी को नैश इक्विलिब्रियम में इस नैश इक्विलिब्रियम जब की बात करते हैं तो इसी इक्विलिब्रियम की बात करते हैं कि दोनों प्लेयर एक ऐसी स्ट्रेटजी पे पहुंचते हैं जहां से उनके पास कोई मोटिव नहीं होता कि वो फर्दर अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करें। इस तरह से इस स्ट्रेटजी को हम आगे देखेंगे, नैश इक्विलिब्रियम कहा गया है। नैश जो मैथमेटिशियन थे उनका पूरा नाम जॉन फोर्ब नैश जूनियर था, जो एक अमेरिकन मैथमेटिशियन है, और उन्होंने अपनी जो थीसिस नॉन कोऑपरेटिव गेम्स थी उसमें इस इक्विलिब्रियम के बारे में बताया है। Nash equilibrium is a stable state of system that involves several interacting participants in which no participant can gain by a change of strategy as long as all the other participants remain unchanged. इसमें यही है कि वो एक ऐसी स्ट्रेटजी पे पहुंचता है नैश इक्विलिब्रियम में जहां पे उसको फिर फर्दर मोटिव नहीं है कि वो अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करे अनटिल अनलेस कि दूसरे पार्टिसिपेंट भी अपने स्ट्रेटजी को चेंज करे। इस तरह से हम देखते हैं कि जो नैश इक्विलिब्रियम है वो 2 तरह की स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक को बताता है। इसमें ये जनरलाइज करता है डोमिनेंट स्ट्रेटजी के कॉन्सेप्ट को। डोमिनेंट स्ट्रेटजी क्या होती है? जो वह स्ट्रेटजी जो हमारे अवेलेबल स्ट्रेटजी में सबसे ज़्यादा हमें
जिस स्ट्रेटजी को हम अपनाते हैं, जैसे कि हमारे प्रीवियस एग्जाम्पल में प्रिजनर्स डायलेमा वाले केस में दोनों प्रिजनर्स के लिए ये स्ट्रेटजी ज़्यादा फेवरेबल है कि वो दोनों कन्फेस कर लें, उस केस में वो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल कंडीशन में होंगे। तो ये जो स्ट्रेटजी होगी ये डोमिनेंट स्ट्रेटजी होगी। और दूसरी बात जो नैश इक्विलिब्रियम कहता है कि ये अपने हर एक प्लेयर को ऐसे सिचुएशन में रखता है जहाँ पे वो मैक्सिमम बेनिफिट को गेन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट इसमें बात करते हैं कांस्टेंट सम गेम एंड वेरिएबल सम गेम। कांस्टेंट सम गेम को हम टोटल कॉन्फ्लिक्ट गेम्स भी कहते हैं और इन्हें गेम ऑफ प्योर कंपटीशन भी कहते हैं। इस प्रकार के गेम में हम देखते हैं कि जो प्लेयर्स हैं उनके जो इंटरेस्ट हैं वो एक दूसरे से काफ़ी विपरीत हैं। और वेरिएबल सम गेम की जब बात करते हैं तो उसमें कांस्टेंट सम की तरह अपोज इंटरेस्ट नहीं होता है। जैसे अगर हम उदाहरण के लिए कहें कि अगर किसी तरह का लेबर मैनेजमेंट को लेके किसी इंडस्ट्री में विवाद हो जाता है तो मैनेजमेंट और जो लेबर यूनियन है उसके जो इंटरेस्ट हैं वो कन्फ्लिक्टिंग हो सकते हैं। जो मैनेजमेंट, अगर हम वेज की बात करें तो जो मैनेजमेंट होगा वो ये चाहेगा कि वेज हाइक ना हो, और हो सकता है कि जो लेबर यूनियन है उसकी जो डिमांड हो कि हमारा वेज हाइक होना चाहिए या हमें अदर फैसिलिटीज़ इन्हांस की जानी चाहिए। तो यहाँ इनके इंटरेस्ट जो है वो कन्फ्लिक्टिंग दिख रहे हैं, लेकिन दोनों के लिए बेनिफिट क्या होगा कि अगर स्ट्राइक ना की जाए, स्ट्राइक के केस में दोनों ही सफ़र करेंगे। तो हम रियल लाइफ में जो देखते हैं वो ज़्यादातर ये देखते हैं कि कांस्टेंट सम गेम्स की बजाय वेरिएबल सम गेम हमें देखने को मिलता है, जिसमें हमें अपोजिट और कॉमन इंटरेस्ट साथ साथ में दिखता है। फिर अगले एग्जाम्पल की हम बात करें तो अगर हम एक बायर और शेयर का एग्जाम्पल लेते हैं। अगर बायर कुछ फॉर एग्जाम्पल से आप कार को परचेज करना चाहते हैं तो इनिशियली जो बायर होगा वो लो प्राइस चाहेगा और जो सेलर होगा वो हाई प्राइस चाहेगा। यहाँ दोनों का इंटरेस्ट जो है वो कन्फ्लिक्टिंग है, बट दोनों एक डील मेक करना चाहते हैं। वो कार को खरीदना चाहता है, वो कार को बेचना चाहता है, तो यहाँ पे उनका इंटरेस्ट है कि एक डील हो जाए। इसी तरह हम देखते हैं कि दो नेशंस के बीच में आपसी मतभेद बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हमेशा वो किसी युद्ध की स्थिति में जाने से बचेंगे। तो हमें ये दिख रहा है कि दो लोगों के बीच इंटरेस्ट जो है वो अपोजिंग तो है, बट एक कॉमन इंटरेस्ट है जिस पे दोनों वो पहुंचना चाहते हैं। ऐसे सिचुएशन में गेम थ्योरी का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है और इसमें डिफरेंट थ्योरीज दी गई हैं जिसके बेसिस पे हम डिफरेंट सिचुएशन में सॉल्यूशंस पे पहुंचते हैं। वेरिएबल सम गेम को ही फर्दर डिवाइड किया गया है, जिसको कोऑपरेटिव एंड नॉन कोऑपरेटिव गेम्स कहते हैं। कोऑपरेटिव गेम्स में जो प्लेयर्स होते हैं वो कम्युनिकेट कर सकते हैं और एक आपस में एक एग्रीमेंट कर सकते हैं कि हमें क्या डिसीजन लेना है, जबकि नॉन कोऑपरेटिव गेम्स में प्लेयर्स आइदर कम्युनिकेट नहीं करते या कम्युनिकेट भी करते हैं तो वो किसी ऐसे एग्रीमेंट पे नहीं पहुंचते जो एक दूसरे पे बाध्यकारी हो। जैसे कि हम प्रिजनर्स डायलेमा वाला एग्जांपल देखते हैं, उसमें ये जो है नॉन कोऑपरेटिव गेम का एग्जांपल है। इसमें दोनों जो प्रिजनर्स हैं उनको नहीं पता कि हमारा जो अपोनेंट है वो कौन सा डिसीजन लेगा। अब हम बात करते हैं कि जो गेम थ्योरी का कॉन्सेप्ट है वो किस तरह से स्कूल लेवल पे अप्लाई किया जा सकता है। तो इसमें जो स्ट्रैटेजिक और डिसीजन मेकिंग जो गेम्स हैं, जैसे चेस को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, और जो डे टू डे लाइफ की जो बिहेवियरल डिसीजन मेकिंग की जो बातें हैं उनको किस तरह से हम गेम्स और पजल के फॉर्म में डेवलप करके बच्चों के सामने ले जाएं। इस तरह से इस दिशा में अगर हम प्रयास करें तो निश्चय ही जो डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैथ्स के या इकोनॉमिक्स के, वो हमारे स्कूली बच्चों तक, जो कि बिल्कुल ही जो डिसीजन मेकिंग को स्ट्रॉन्ग करेंगे बच्चों के, इस तरह से हम उस डायरेक्शन में काम करके अपने बच्चों तक सही चीज़ पहुंचा सकते हैं। थैंक यू ऑल। मैं अब अनुरोध करूंगी डॉक्टर मनीषा शुक्ला, प्रवक्ता शोध, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ, कि वो अपना टॉपिक रीजंस और रेमेडीज ऑफ लैक ऑफ इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स पर अपने विचार हम सबके सामने प्रस्तुत करें। धन्यवाद मीनाक्षी मैम। नमस्कार।
आदरणीय निदेशक महोदय SCERT एवं मेरे समस्त प्रवक्ता साथियों, आज मैं डॉक्टर मनीषा शुक्ला, प्रवक्ता शोध SCERT, आपके समक्ष गणित विषय में छात्रों की रुचि की कमी के कारण और निवारण इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गणित विषय को प्राय बहुत कठिन माना जाता है, तो उस विषय में क्या कारण है कि बच्चों की रुचि कम है, बच्चे उसे पढ़ना नहीं चाहते हैं या उसे कठिन समझते हैं। इसमें कुछ प्रमुख कारण हैं, जैसे कि गणित विषय सीखने के प्रति बच्चों का रुझान काफी औसत देखा गया है। प्राय बच्चों को विषय कठिन लगता है, जिस कारण वे गणित सीखने में अरुचि प्रदर्शित करते हैं। गणित पढ़ाने हेतु शिक्षकों द्वारा प्रदत्त शिक्षण विधियां विषय को और जटिल बनाती हैं। जैसे कि हम सभी देखते हैं कि ज्यादातर हम वन वे कम्युनिकेशन करते हैं, एक तरफ से बात करते हैं, लेक्चर विधि का प्रयोग करते हैं, जिसमें क्या होता है कि बच्चे अक्सर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनका जो मस्तिष्क होता है, जो ब्रेन होता है, वो प्राइमरी और अपर प्राइमरी लेवल पर, यानी कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर इतना विकसित नहीं होता है कि वो एक के बाद एक कई निर्देशों को समझ सकें और उस हिसाब से अपनी सोच को विकसित कर सकें। इसलिए उन्हें ऐसा लगता है कि सब्जेक्ट बहुत बोझिल है, उसे पढ़ना बहुत कठिन हो रहा है और वो कहीं ना कहीं उससे दूर हटते चले जाते हैं। बच्चों और छात्रों में परस्पर शिक्षक के साथ कोई भी संबंध स्थापित नहीं हो पाता है, क्योंकि कई बार वो शिक्षकों से डरते हैं, अपनी बात कहना नहीं चाहते हैं, उनमें हिचक होती है, उन्हें लगता है कि अगर मैं कोई गलत बात बोल दूंगा तो सब बच्चे मुझ पर हंसेंगे, टीचर क्या सोचेगा मेरे बारे में। इस वजह से अक्सर वो अपनी बात बोल ही नहीं पाते हैं। अगर उन्हें कोई चीज समझ में भी नहीं आ रही होती है तो भी वो यस सर यस मैम करते रहते हैं और इसी के साथ वो आगे बढ़ते रहते हैं। शुरू से ही उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं, अवधारणाएं उन्हें स्पष्ट नहीं होती हैं और आगे तक वो उनके लिए एक सिरदर्द बनी रहती है और धीरे धीरे जब चीजें और कठिन होती जाती हैं, उन्हें पुरानी चीजें ही समझ में नहीं आई हैं, तो गणित, हम सभी जानते हैं कि गणित को पढ़ने के लिए पूर्व ज्ञान बहुत ही ज्यादा आवश्यक है और अगर हमारा पूर्व ज्ञान सही नहीं होगा तो हम आगे गणित नहीं पढ़ सकते हैं। तो इस कारण से उनकी दुविधाओं का समाधान नहीं हो पाता, उनकी परेशानियों का हल नहीं निकल पाता और धीरे धीरे उन्हें वो सब्जेक्ट जो होता है मैथ्स बहुत टफ लगने लगता है, हर चीज उन्हें समझ में नहीं आती, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं और उनकी जो अरुचि होती है विषय में वो बढ़ती ही रहती है। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी यानी कि अवधारणात्मक स्पष्टता न होने के कारण छात्रों का मनोबल गिर जाता है, वे सेल्फ डाउट, स्व संदेह से ग्रसित हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि कई बार वो सवाल सही भी लगा रहे होते हैं पर उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता, उन्हें लगता है कि पता नहीं, हो सकता है गलत हो। कई बार ऐसा भी होता है क्लास में कि किसी क्वेश्चन का आंसर 9 हो और एक बच्चे का खाली 9 आ रहा हो, बाकी सबका 7 आ रहा हो, तो उस बच्चे को भी लगता है कि हाँ 7 ही होगा। तो ये जो कॉन्फिडेंस होता है ना, ये बच्चों में अक्सर बहुत कम रह जाता है और इतना ज्यादा सेल्फ डाउट हो जाता है कि कई बार वो चीजें सही पकड़ते हैं, सही करते हैं, लेकिन उन्हें लगता नहीं है अंदर से कि वो सही कर रहे हैं, जिसकी वजह से भी उन्हें लगता है कि मैं ना बताऊं कि मेरा आंसर 9 है, मैं बताएगा ही नहीं बच्चा कि वो 9 आंसर है, उसका वही सही है, लेकिन वो नहीं बोलेगा क्योंकि उसको अंदर से भय है कि ये गलत हो सकता है क्योंकि सबका 7 आ रहा है, सबका आंसर 7 है। तो ये जो सेल्फ डाउट है ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से बच्चों को मैथ्स जो है वो अट्रैक्ट कम करती है। कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि मुझे ये नहीं पढ़ना चाहिए या मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। गणित में कई संकेतों का प्रयोग होता है, कई प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि जोड़ का सिंबल, घटाने का प्रतीक, गुणा, भाग। कई बार बच्चे चिन्हों और संकेतों में आपस में भेदभाव नहीं कर पाते हैं और कई बार वो उन्हें समझ भी नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से भी वो विषय से दिन प्रतिदिन दूर भागते चले जाते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गणित जैसे एक कठिन विषय को पढ़ाने के लिए अगर सबसे ज्यादा किसी चीज की आवश्यकता होती है तो वो है शिक्षक की। एक शिक्षक जो कार्य कर सकता है वो कोई भी और माध्यम से या किसी भी और के द्वारा नहीं किया जा सकता। लेकिन शिक्षक और छात्र का जो अनुपात है वो उतना अच्छा नहीं है। शिक्षक छात्र का अनुपात आदर्श रूप से 1 के अनुपात में 40 का होना चाहिए।
परंतु शिक्षकों की कमी से हम सभी परिचित हैं। हर जगह बच्चे 80, 90, 100, कई बार तो प्राइवेट स्कूल्स में आप जाएंगे तो और पता नहीं कितने ज्यादा बच्चे एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं और एक ही टीचर उन बच्चों को देख रहा है, पढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि एक एक बच्चे पर ध्यान नहीं दिया जा पाता है, एक एक बच्चे पर जो अटेंशन होनी चाहिए, जो उनको मिलना चाहिए एक टीचर से, कि वो एक एक बच्चे पर देखे कि वो क्या समझ पा रहा है, क्या नहीं समझ पा रहा है, वो कहाँ पीछे छूट रहा है, कहाँ उसे पकड़ने की आवश्यकता है, कहाँ वो गलती कर रहा है। वो एक इंडिविजुअल अटेंशन जो है वो बच्चों को मिल ही नहीं पा रहा है, और इसलिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि टीचर्स की कमी है हमारे सिस्टम में। प्रोफेशनल टीचर्स की भी कमी है और कम प्रोफेशनल टीचर यानी जिनके पास कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है उनकी भी कमी है, जिसकी वजह से जो बच्चे हैं वो उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा पा रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से बच्चे जो हैं वो गणित में कम रुचि ले रहे हैं। कई बार पाठ्य पुस्तकें भी उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। नॉन बीएड, नॉन बीटीसी, बिना किसी व्यवसायिक कोर्स के शिक्षक विभिन्न स्तरों पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जो बेरोजगारी है वो हमारे देश का एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है। तो उस कारण से कई जो बच्चे हैं या जो शिक्षक बनना चाहते हैं उसके बीएड करने से पहले ही, बीटीसी करने से पहले ही वो पढ़ाना शुरू कर देते हैं। और ये उनकी कमी नहीं है कि उन्हें प्रोफेशनल एफिशिएंसी उनके अंदर नहीं है, वो कई बार बहुत अच्छे शिक्षक भी साबित होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी बारीकियां होती हैं जो सिर्फ आप तभी सीख पाते हैं जब आप प्रोफेशनल कोर्स करते हैं। प्रोफेशनल एथिक्स क्या है, क्या क्या चीजें हैं जिन पर आपको ध्यान देना है। तो ये इस कमी की वजह से भी जो बच्चे हैं वो सफर कर रहे हैं। छात्रों में मूल्यांकन का डर सतत व्याप्त रहता है, अतः वह सीखने पर कम और अंक हासिल करने पर अधिक जोर देते हैं। हमारा सिस्टम ही ऐसा है, कितने परसेंट आए, कितने नंबर आए, 10 में से 5 आए, 10 में से 10 आए, फर्स्ट डिवीजन आई। तो हमारा जो सिस्टम का पर्पस हो गया है वो मूल्यांकन और सिर्फ मूल्यांकन ही रह गया है। आज की डेट में जो बच्चे भी पढ़ते हैं उनका भी सिर्फ यही ध्येय रह जाता है कि बस कैसे भी मेरे 10 में 10 आ जाए, चाहे चीटिंग करके आ जाएं, चाहे 2 सवाल लगा के आ जाएं, चाहे सवाल रट के आ जाएं, बस आ जाएं। तो नंबरों के इस दौड़ में जो शिक्षा है वो कहीं ना कहीं पीछे छूट गई है। शिक्षक के लिए भी अध्ययन को करवाना चुनौतीपूर्ण हो गया है क्योंकि वह कई तरह के गैर शैक्षिक कार्यों में संलग्न रहता है, जिस कारण बच्चों पर 100% ध्यान नहीं दे पाता है। अभी तो मैंने आपको बताया कि क्या कारण थे जिनकी वजह से छात्रों में गणित विषय को लेकर अरुचि रहती है। अब मैं उसके उपचारों के बारे में आपके साथ थोड़ी सी मंत्रणा करने जा रही हूँ। जैसा कि इस वेबिनार के पिछले 2 सत्रों में श्री दिव्यदर्शन जी एवं श्री रवि प्रताप सिंह जी ने बताया कि टेनग्राम, फ्रैक्शनल पार्ट्स, प्रपोर्शन, 3D मॉडल्स, चार्ट्स का किस तरह से प्रयोग किया जाता है, किस तरह से टीएलएम का प्रयोग कर शिक्षण को रोमांचक बनाया जा सकता है। उसी बात पर बल देते हुए मैं कहना चाहूंगी कि गणित जैसे एक सब विषय को जिसमें हर बात बहुत सीधी और सपाट तरह से कही जा रही है, बहुत ही बेहतर होगा कि हम अधिक से अधिक टीएलएम का प्रयोग करें और टीएलएम का प्रयोग बहुत ही प्रभावी रूप से करें, ताकि हम अपने बच्चों के लिए, अपने छात्रों के लिए कॉन्सेप्ट को, अवधारणाओं को और सरल बना सकें और आसान बना सकें। उन्हें वो चीजें कठिन ना लगें, उन्हें वो चीजें आनंदमयी लगें, उनका मन लगे उन चीजों को करने में। गणित शिक्षण अधिक से अधिक गतिविधि आधारित होना चाहिए। गणित की शिक्षा छात्र आधारित होनी चाहिए। बच्चों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि वे अधिक से अधिक प्रश्न पूछें। गणित विषय का दूसरे विषयों से क्या संबंध है, यह भी समझाए जाने की आवश्यकता है। वैदिक गणित विषय को आसान बनाने में उपयोगी सिद्ध हो सकती है, लेकिन हम ये सब भी जानते हैं कि वैदिक गणित में कई ऐसे सूत्र हैं जो किसी कॉन्सेप्ट को बहुत इंटरेस्टिंग बना देते हैं, बहुत ज्यादा उसमें रुचिकर बना देते हैं, जैसे कि गुणा को अलग तरह से करना या भाग को अलग तरह से करना। तो ये सब चीजें ऐसी हैं जो हम छोटे स्तर पर कक्षा 1 से 8वीं तक पढ़ा सकते हैं। उनको एक बच्चों को इनका इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए हम वैदिक गणित का प्रयोग कर सकते हैं। विज्ञान कॉन्सेप्ट हर जगह चल रहा है, लेकिन जब हम बात आती है मैथ्स की लैब की तो हम देखते हैं कि बहुत ही कम ऐसे विद्यालय हैं जहां किट की व्यवस्था है। लेकिन अभी इस वक्त हमारे
जो महानिदेशक महोदय हैं उनके प्रयासों की वजह से सभी जो प्राथमिक विद्यालय हैं वहाँ पे गणित की किट पहुँचाई जा चुकी है और गणित किट का प्रयोग करने पर बल दिया जा रहा है ताकि बच्चों के जो साइकोमोटर स्किल्स है वो डेवलप हो सके, उनका इंटरेस्ट बढ़ सके गणित में, उनकी रुचि बढ़ सके और गणित में थोड़ी सी रोचकता आ सके। इसके अलावा अगर हम इस विषय को रुचिकर बनाना चाहते हैं तो हम कहानी का, कविता सुनाने का, खेल आधारित गतिविधियों का प्रयोग भी कर सकते हैं ताकि बच्चों का रुझान गणित की ओर बढ़ सके। अंत में हम ये भी जानते हैं कि गणित जो है वो एक प्रैक्टिस बेस्ड सब्जेक्ट है, तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और या फिर हम हिंदी में ये भी कहते हैं कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। तो अभ्यास पर बल देकर हम बच्चों को गणित विषय में दक्षता दिला सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कुछ प्रमुख प्रावधान आपके बीच में रखना चाहती हूँ, जिन प्रावधानों के अंतर्गत शिक्षा को रुचिकर बनाने के लिए क्या बातें कही गई हैं वो मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। इसमें ये बात कही गई है कि हर बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं की स्वीकृति, पहचान और उनके विकास हेतु प्रयास किया जाना चाहिए। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को सर्वाधिक प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। शिक्षा में अधिक से अधिक लचीलापन हो ताकि विद्यार्थियों में सीखने के तौर तरीके चुनने की क्षमता हो और वे अपनी प्रतिभा और रुचियों के अनुसार जीवन में अपना रास्ता चुन सके। कला और विज्ञान के बीच, पाठ्यक्रम और पाठ्येतर गतिविधियों के बीच, व्यावसायिक और शैक्षणिक धाराओं के बीच कठोर अलगाव ना हो, मतलब कि आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ये नहीं कि हम विज्ञान को कला से अलग कर दें या हम कहें कि इस पढ़ने की गतिविधियां और हैं और जो खेल कूद है उसको अलग कर दें। चीजों का आपस में सामंजस्य होना चाहिए। अवधारणात्मक समझ पर बल दिया जाए। रटने की पद्धति का विरोध किया गया है नई शिक्षा नीति में। रचनात्मक और तार्किक सोच पर, तार्किक निर्णय लेने और नवाचार प्रोत्साहित करने पर भी नई शिक्षा नीति में बल दिया गया है। बहुभाषाई और भाषा की शक्ति को प्रोत्साहन दिया गया है ताकि हम विषय पर ध्यान दे सकें, भाषा पर नहीं। बच्चे को जो भाषा आती है उसी भाषा में उसे भाषा का ज्ञान दिया जाना चाहिए ताकि बच्चे के अंदर कॉन्सेप्ट डेवलप हो, अवधारणाएं डेवलप हो, ना कि सिर्फ भाषा के भय से कि वो भाषा पे ही ध्यान देता रहे कि हम उसे इंग्लिश ही पढ़ा रहे हैं या कोई भी भाषा पढ़ा रहे हैं जो उसके लिए कठिन है। हम उसे सब्जेक्ट पढ़ाएं, ना कि भाषा। तो भाषा कोई भी हो, उसकी लोकल लैंग्वेज हो, उस भाषा में ही उसे ज्ञान दिए जाने की आवश्यकता है। सीखने के लिए मूल्यांकन आवश्यक है और नई शिक्षा नीति में भी मूल्यांकन पर बल दिया गया है। तकनीकी के यथासंभव उपयोग किए जाने चाहिए। स्कूली शिक्षा से उच्च शिक्षा तक शिक्षा पाठ्यक्रम में तालमेल होना चाहिए। एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए कि पहले हमने क्या पढ़ाया, फिर हम क्या पढ़ा रहे हैं, फिर हमारा बच्चा आगे क्या पढ़ेगा और आखिरी तक वो पढ़ेगा तो क्या उसकी रुचि बनी रहेगी उसमें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बीच में एक गैप आ गया, हमने पहले भाग ही पढ़ा दिया और जोड़ना हम बाद में पढ़ाएंगे, तो वो तो बच्चा फिर नहीं पढ़ पाएगा। तो इस तरीके की कोई भी, ये मैंने बहुत ही हल्का उदाहरण लिया है जो प्राय होता नहीं है, ये गलती हमें शायद ही कहीं मिले, लेकिन मैंने बहुत हल्का उदाहरण लिया है। तो इस नई शिक्षा नीति में इस बात पर भी बल दिया गया है कि ज्यादा से ज्यादा कंटिन्यूटी का ध्यान रखा जाए। शिक्षकों और संकाय को सीखने की प्रक्रिया का केंद्र बनाया जाए। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और विकास के लिए उत्कृष्ट स्तर पर शोध किए जाने की आवश्यकता है। आखिरी में मैं बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान सीखने के लिए एक तत्कालीन आवश्यकता एवं पूर्ण शर्त, ये भी हमारी नई शिक्षा नीति के अंतर्गत ही हमें बताई गई हैं, जो मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहती हूँ कि नई शिक्षा नीति में साक्षरता पर कितना बल दिया गया है, खास तौर पर संख्या की साक्षरता पर कि संख्या बोध कितना आवश्यक है। नई शिक्षा नीति या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत ये प्रावधान किए गए हैं कि छात्रों द्वारा पढ़ने और लिखने एवं संख्याओं के साथ कुछ बुनियादी संक्रियाएं करने की क्षमता आगे की स्कूली शिक्षा में और जीवन भर सीखते रहने की बुनियाद रखती है और भविष्य में सीखने की पूर्व शर्त भी है। सभी बच्चों के लिए मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान को प्राप्त करना एक राष्ट्रीय अभियान बनेगा, जिसमें प्रत्येक छात्र को कक्षा 3 तक इसे प्राप्त करना होगा। शिक्षा प्रणाली की सर्वोच्च प्राथमिकता वर्ष 2025 तक प्राथमिक विद्यालय में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता
और संख्या ज्ञान प्राप्त करना होगा। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इस हेतु एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित किया जाएगा। शिक्षकों के रिक्त पदों को शीघ्रातिशीघ्र भरा जाएगा। जिन क्षेत्रों में छात्र अध्यापक अनुपात अधिक हो या साक्षरता दर निम्न हो, वहां स्थानीय भाषा से परिचित शिक्षक नियुक्त करने पर ध्यान दिया जाएगा। पाठ्यचर्या में प्री प्रिपरेटरी क्लास से मिडिल स्कूल स्टेज तक बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान पर अतिरिक्त ध्यान दिया जाएगा तथा रचनात्मक मूल्यांकन प्रणाली के माध्यम से बच्चों का सीखना ट्रैक किया जाएगा। विद्यालय के टाइम टेबल में इन विषयों पर प्रतिदिन विशेष घंटे और वर्ष भर विभिन्न अवसरों पर इन विषयों से संबंधित गतिविधियों को लागू किया जाएगा। एनसीईआरटी तथा एससीईआरटी द्वारा कक्षा 1 के विद्यार्थियों के लिए अल्पकालीन 3 माह का प्ले आधारित स्कूल तैयारी मॉड्यूल बनाया जाएगा। राष्ट्रीय पोर्टल दीक्षा पर बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान पर उच्च गुणवत्ता की सामग्री का भंडार उपलब्ध कराया जाएगा। प्रशिक्षित शिक्षकों की देखरेख में साथी छात्रों के लिए पीयर ट्यूटरिंग को स्वैच्छिक एवं आनंदपूर्ण गतिविधि के रूप में लिया जा सकता है। प्रशिक्षित वॉलेंटियर्स स्थानीय गैर स्थानीय को इस अभियान में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा। अंत में नेशनल बुक प्रमोशन पॉलिसी को भी नई शिक्षा नीति में बहुत ही विशेष योगदान दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि भारतीय तथा स्थानीय भाषा में आनंददायक एवं प्रेरणादायक बाल साहित्य और छात्रों के लिए स्कूल स्थानीय पुस्तकालयों की बड़ी मात्रा में पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएंगी। पढ़ने की संस्कृति के निर्माण के लिए सार्वजनिक पुस्तकालयों का विस्तार किया जाएगा। स्कूली पुस्तकालयों का लाभ स्कूली समय के पश्चात गांव के समुदाय के लिए सुगम बनाया जाएगा। राष्ट्रीय पुस्तक संवर्धन नीति नेशनल बुक प्रमोशन पॉलिसी इसी सापेक्ष में तैयार की जाएगी। अंत में इन नई शिक्षा नीति के इन प्रावधानों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ और अपने सभी प्रवक्ता साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने बहुत ही धैर्य के साथ मुझे सुना। धन्यवाद। गूगल मीट में जुड़े सभी आदरणीय प्रतिभागियों को मेरा नमस्कार। मैं पारुल, प्रवक्ता गणित, डाइट बिजनौर, और फ्यूचर करियर इन मैथमेटिक्स पर चर्चा करने जा रही हूँ। एक्चुअली में ये टॉपिक जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही वाइड भी है, और हम सभी जानते हैं कि समय की बाध्यता को ध्यान में रखते हुए और आप सबसे इसके कुछ मुख्य बिंदुओं पर ही मैं चर्चा करने जा रही हूँ। तो सबसे वैसे मीट में जुड़े सभी प्रतिभागियों ने अपना कैरियर सेलेक्ट कर लिया है, परंतु कैरियर काउंसलर के रूप में हमारी महत्वपूर्ण भूमिका है, तो ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण भी हो जाता है। तो सबसे पहले द बिगेस्ट क्वेश्चन विच मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डज हैव ओनली few students know very specifically that they are good at mathematics, so they want to take maths, or they good at maths, or they good at biology, or someone like commerce a lot, so they likes commerce, and someone go with arts. Most of the students are not very clear about their agenda or motive. Mostly of them have one clear aspect only, that we have to earn a lot. So first question is, what should we take after 10? Shall we take maths or shall we take bio? तो उसके लिए सबसे पहले ये है कि first and foremost thing is to know yourself, and we have to help them in knowing that someone should choose mathematics as a career option. I am going to discuss here what are traits necessary that someone should look into themselves if they take mathematics. बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि I don't have very strong solving ability, then I should not opt maths. Let me tell you, it is not like that. If someone have an attitude to always fighting with a problem and keep on trying. Secondly, if someone finds solution of a maths problem and feels immense pleasure,
and you like solving mathematics, then you are surely a mathematics person. If a student is good at bio and at mathematics, then he should opt mathematics. In my view, he opt mathematics, because no doubt with bio, if he become a doctor, he will earn a lot. But there is a challenge also, that being a doctor is not an easy task. And the second thing, if you miss and if you don't go to a government medical college, private medical college is not affordable for many students family. फीस बहुत ज़्यादा होती है. And third is that you have studied at least 6 years in bachelor's and then 2 years to your master's. So I will suggest that someone should opt mathematics if he or she good at mathematics or biology in both. Many things are happening in career right now. Today we are discussing only career option in mathematics. इसको नॉन मेडिकल साइंस भी बोलते हैं. तो so first career options with mathematics after 12th. There are many students who do not have their financial status continuing their education after 12th. I'm not suggesting that someone should go in job after 12th, but if situations is forcing them, they can go. After 12th, firstly, I think the bestest job offers NDA. National Defense Academy, because through NDA you go for armed forces, air force, army, navy, तीनों ही इसमें आ जाती हैं. In NDA you don't have to pay for your studies, rather government will be taking care of your studies. Government will give you 4 years engineering degree, and after that you will take and government after that government will take you. And good thing is that there is not again selection process, you will be surely taken. And first salary to these people, if I'm not wrong, is 1,15,000 for tough locations like Jammu Kashmir, etc. And let me tell you, this is the salary only. Apart from salary, many perks are already there, like bungalow is there, servants, one gardener is there. Apart from government perks like bungalow, servants, government vehicle is also present there. So this is a very bright option. मेरे हिसाब से आफ्टर 12 एनडीए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए. After that, you have SSC 12th. Through you will not get a very good job. You will get MTS, multitasking staff, clerical post, PN, etc. और जिनकी सैलरी अप्रोक्सीमेटली 25,000 के आसपास होती है. नेक्स्ट इज SSC फॉर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स. Service Selection Commission. This SSC and this SSC is different. You will get into army in a lower position through SSC, Service Selection Commission. Salary will be approximately 50K. इसमें कौन सी पोस्ट होती है? आर्मी में सूबेदार, नायब सूबेदार वगैरह की इसमें पोस्ट होती है. आफ्टर दैट यू हैव बैंकिंग ऑप्शंस आल्सो. ये ऑप्शन सभी पीसीएम के साथ ही होते हैं. इसमें बहुत बड़ा पोर्शन मैथ्स का आता है. तो मैथ्स जो है काफ़ी हेल्पफुल है आफ्टर 12th जॉब पाने के लिए. एंड आफ्टर दैट वी टॉक अबाउट एट ग्रेजुएशन लेवल. After graduation, you have these options with PCM.
I am telling all about options with PCM. ग्रेजुएशन में इंजीनियरिंग, बी मैथ, बी स्टेट या BSc मैथ्स, ये सब ऑप्शंस हमारे पास हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंजीनियरिंग के बारे में। We have get ample opportunity. So many IITs are there, NITs are there, MITs are there. This is for country. If someone want to go abroad, Oxford is there, NASA Institute is there, Stanford, Cambridge is there. So many institutes are there. These are very reputed. If you get into any of these institutes with engineering, then surely your career will be set. आजकल ये बातें बहुत सुनने में आ रही हैं कि इंजीनियरिंग ट्रेंड्स इज गोइंग डाउन एंड now engineers is not now required. Many engineers are become jobless. But let me tell you, engineering can never ever be jobless profession, because world cannot move without engineers. Like doctors, जैसे डॉक्टर्स के बिना वर्ल्ड नहीं चल सकता, वैसे ही इंजीनियर के बिना भी नहीं चल सकता. But the problem is this, then actually after 2004 there has been boom in engineering institutes, and there has been thousands of private engineering colleges producing engineers in bulk, like in lakhs and crores. So now if you produce such a huge amount, surely quality will be down. Then job finding is a tough thing. So you must have in consideration is that this getting into some IITs and NITs would be the best thing, or getting into some foreign institute. In engineering, options are always evergreen. 10 years before from now, career options used to be electrical engineering, civil engineering, mechanical engineering, but these days these have been changed. Now the options becomes are artificial intelligence, blockchain technology, cryptocurrency, software engineer, and hacking, programmers, networking. So these things are like awesome career opportunities. अब बात करें बी मैथ, बी स्टेट. So B.Stat is a degree, and this is given by very few colleges in India. If I name one college is ISI, Indian Statistical Institute, and other is CMI, Central Mathematical Institute of Chennai. So these institutes are so good if they give you B.Stat or B.Maths degree. अगर आपको यहाँ से बी स्टेट या बी मैथ्स की डिग्री मिलती है, आप लेते हैं, तो आप स्टेटिस्टिशियंस कहलाएंगे. और स्टेटिस्टिशियंस करते क्या हैं, ये दो सेक्टर्स में जॉब पाते हैं. फर्स्ट गवर्नमेंट सेक्टर और सेकंड प्राइवेट सेक्टर. गवर्नमेंट सेक्टर में डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये क्या देखते हैं कि गवर्नमेंट प्रोजेक्ट वगैरह जैसे फसल बीमा योजना, मनरेगा, प्रधानमंत्री योजना, ये सब स्कीम्स स्टेटिस्टिशियंस बनाते हैं और इन्हें इकोनॉमिस्ट की संज्ञा दी जाती है. एंड दे होल्ड द पोजीशन टॉप ब्रेन ऑफ कंट्री. और गवर्नमेंट सेक्टर में अगर सैलरी की बात करें, दे अर्न अप्रोक्सीमेटली 1 लाख पर मंथ. और अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें, इफ समवन वांट टू गो इन प्राइवेट सेक्टर, देन इनका क्या रोल होता है, दे होल्ड द पोजीशन CFO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, VP वाइस प्रेसिडेंट, CA चीफ एनालिस्ट, DA डेटा एनालिस्ट. ये किसी कंपनी की मोस्ट इम्पोर्टेंट पोजीशन होती है. और आफ्टर बी स्टेट या बी मैथ फ्रॉम ISI या CMI से आप अगर करेंगे तो आपको CFO, VP, CA, DA ये सब पोस्ट आपको कंपनी में मिलेगी. और इनकी जो
पैकेज जो इनका होता है इज अराउंड 50 लाख टू 60 लाख रुपीज एनुअल, अप्रोक्सीमेटली 5 लाख पर मंथ इन प्राइवेट सेक्टर। इसकी और भी अच्छी बात ये है कि यहाँ एंट्रेंस एग्जाम होता है और सिर्फ मैथ का एग्जाम होता है, नो फिजिक्स नो केमिस्ट्री, ओनली मैथमेटिक्स। और भी अच्छी बात ये है कि फीस अप्रोक्सीमेटली पर ईयर 20,000 ही है। और एक और अच्छी बात है कि इसमें पीजी अगर आप यहाँ से करना चाह रहे हैं तो इसके लिए कोई एज लिमिट भी नहीं है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और एग्जाम लेवल जो इसका होता है, एंट्रेंस एग्जाम का जो लेवल होता है, जो आईआईटी और जेई के जो पेपर में मैथ्स का जो लेवल होता है, डिफिकल्टी लेवल होता है, उसी के लेवल का एंट्रेंस एग्जाम में मैथ्स आता है। तो दिस इज ए वेरी गुड ऑप्शन। थर्ड, बीएससी मैथ्स। बीएससी मैथ्स के बारे में बात करें तो ये उनके लिए बेहतर है who don't want to do very rigorous things like engineering based at BMaths, but they want to go with a normal flow. They always have options. Become professor, going into research, may go there higher studies in some IITs or in abroad. तो अब इसके बाद अगर हम आफ्टर ग्रेजुएशन हम बात करें उसके बारे में कि गवर्नमेंट जॉब के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए एक ऑप्शन है। सबसे पहले तो एसएससी सीजीएल के बारे में हम बात करें। एसएससी सीजीएल भी एक अच्छा ऑप्शन उन लोगों के लिए है जो गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं। एसएससी सीजीएल में एक पोस्ट होती है एमईए की, बहुत ही रेपुटेड पोस्ट है। और इसमें क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मतलब एमईए, इसमें क्या है कि अगर आपको कोई हार्ड स्टेशन मिलता है आउट ऑफ कंट्री तो यू विल गेट डबल सैलरी or salary will be in dollars. Many other perks like residence facility, other central government facilities are there. एक और अच्छी बात है कि आप इसमें अलग अलग कंट्री में घूम सकते हैं और सभी कंट्रीज की कैपिटल में आपको पोस्टिंग मिलने वाली है। मतलब आप राजधानी में रहोगे तो सभी फैसिलिटीज वहाँ रहेगी, ऐसा नहीं है कि कोई टफ लोकेशन आपको मिलने वाली है। तो मेरे हिसाब से सीजीएल की ये बहुत अच्छी पोस्ट है। और भी बहुत सारी पोस्ट हैं लाइक मिनिस्ट्री इन रेलवे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, कस्टम डिपार्टमेंट, डीटीसी। तो एसएससी सीजीएल के लिए वैसे मैथ्स आपका सब्जेक्ट होना बेसिक जरूरी नहीं है, बट देयर इज ए ह्यूज वेटेज ऑफ मैथ्स इन एग्जाम। सेपरेट पेपर ही होता है मेंस में एक तो मैथ्स का, और प्री में भी मैथ्स का काफी बड़ा वेटेज होता है। विदाउट मैथ्स नहीं चलेगा। स्टेट पीसीएस या यूपीएससी की बात करें तो ये सभी वैसे ऑल सब्जेक्ट के लिए है, मैथ्स कंपलसरी नहीं है। बट इफ समवन इज ए मैथ्स पर्सन देन श्योरली दे विल हैव एन अपर हैंड। उनके लिए काफ़ी इजी हो जाता है, मेंटल एबिलिटी और मैथ्स के क्वेश्चंस कुछ आते हैं तो उनमें दिक्कत नहीं होती है। इसके बाद अब जिन्होंने बीएससी मैथ्स किया है they can get into masters, they can get into research, they can get into PhD, IIT and career, and these careers are not bad careers because in these careers you will get these options of collaborating with the BARC, Bhabha Atomic Research Center, in NASA, in ISRO, in DRDO, NIC. So these all are government agencies and they pay you a very well and they take care of you very well. इसके बाद after BSc Maths someone can do MBA. MBA मैं सजेस्ट करूँगी कि अच्छी कॉलेज से की जाए लाइक IIM, FMS, IIT जैसे इंस्टीट्यूट से आप अगर करते हैं तो देन देयर विल बी द बेस्ट करियर ऑप्शंस। इसके लिए कैट का एग्ज़ाम देना होता है। और हाँ ये है कि IIM वगैरह की फीस काफ़ी हाई होती है MBA करने के लिए, और आई थिंक इट इज़ अबाउट 10 लाख
पर ईयर अप्रोक्सीमेटली। एनीवे एमसीए कर सकते हैं। एमसीए करने के लिए मैं सजेस्ट करूंगी कुछ रेपुटेड कॉलेज जैसे जेएनयू, एनआईटीज, बीआईटी, मेशरा, बीएचयू, ईटीसी से करें। और इसके लिए निम सेट, एनआईटीज में एमसीए में एडमिशन लेने के लिए आपको निम सेट का एग्जाम देना पड़ेगा, एनआईटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। Some other important career options are there. Apart from this, someone look into another options. So those another options are still there, जैसे business management, BBA, hotel management, law, design and fashion technology, mass communication, journalism, information technology. And the best part is that in सारे options में you always get a paper of aptitude, mental ability. You do have a mathematics. You do have mathematics in a huge weightage, and in a law paper, there is a separate paper of mathematics. So maths is such an important part, and my suggestion is who likes math should take maths as subject, क्योंकि आगे चलकर मैथ्स के बहुत सारे ऑप्शंस, कैरियर ऑप्शंस खुल जाते हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग। डॉक्टर बनने के अलावा आप मैथ्स एज ए सब्जेक्ट लेकर सब कर सकते हैं। सभी में आपको मैथ्स आपका सब्जेक्ट होने का अलग से फायदा मिलने वाला है। अब हम बात करें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरियर ऑप्शन की, जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। मुझे लगता है एक्चुअरियल साइंस के बारे में मैं बात करना जा रही हूँ। और नाम से ऐसा लगता है कि इसमें साइंस सब्जेक्ट होना जरूरी है, बट ऐसा नहीं है। दिस इज ए वेल मिक्सचर ऑफ मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स एंड फाइनेंस। इसके लिए क्वालिफिकेशन आपके लिए 10+2 में 60% मार्क्स होने चाहिए और मैथ्स में 70% आपके मार्क्स होने चाहिए। तो मैथ्स इसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मैंडेटरी है। और ए सेट का इसमें एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, एक्चुअरियल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देना होता है। ये साल में 2 बार होता है और ऑनलाइन एग्जाम होता है, और उसके लिए फीस जो होती है अप्रोक्सीमेटली 3000 होती है। 100 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, और 100 में से जो 35 नंबर जो है इसमें मैथ्स दिलाता है आपको। और मैथ्स का जो लेवल होता है वो 12th लेवल का होता है। स्टेटिस्टिक्स भी 35 मार्क्स का आता है, और डेटा इंटरप्रेशन का जो पोर्शन होता है वो 20 मार्क्स का होता है, और 10 मार्क्स होते हैं जनरल इंग्लिश के होते हैं। एंट्रेंस के बाद एडवांस लेवल में 15 एग्जाम होते हैं, और इसका जो रिजल्ट होता है वो अप्रोक्सीमेटली 10 डेज के अंदर आ जाता है। और अब इसमें जो पेपर्स होते हैं एडवांस लेवल पे वो कौन कौन से होते हैं? एक होता है कोर टेक्निकल, जिसमें 9 पेपर होते हैं, और एप्लीकेशन इसमें 3 पेपर्स होते हैं। स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस इसमें 2 पेपर्स होते हैं, एंड स्पेशलाइजेशन इन एप्लीकेशन इसका 1 एग्जाम होता है, 1 पेपर होता है। अब कोर टेक्निकल में आपके 9 जो पेपर्स होते हैं दे आर लिस्टेड हियर, एंड फिर इसके बाद कोर एप्लीकेशंस के 3 पेपर्स आर हियर, एंड आफ्टर दैट स्पेशलाइजेशन टेक्निकल सीरीज में ये सब 5 पेपर होते हैं, एंड इसके बाद स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन सीरीज में ये पेपर सब होते हैं। अब बात करें सैलरी के बारे में बात करें तो सीटी के, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, सीटी के 9 एग्जाम में से अगर आप 3 एग्जाम पास कर लेते तो आपकी जॉब लग जाएगी। और हालांकि जॉब आपकी तब लगेगी, एंट्रेंस हालांकि आप 12th के बाद दे सकते हैं, लेकिन जब तक आप वो 3 एग्जाम्स पास करते हैं, 3 पेपर्स पास करते हैं, तब तक आपको अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी होगी। और अगर आप 15 एग्जाम पास कर लेते हैं तो आप एक्चुअरी बन जाते हैं।
और पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 1500 एक्चुअली है। इंश्योरेंस कंपनी में एक्चुअरी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि एक्चुअरी का जो काम होता है रिस्क को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना है। और लेट मी टेल यू, फ्रेशर्स लेवल पे पहले दिन से सैलरी क्या होती है, जब आप 3 पेपर्स पास कर लेते हैं सीटी के, तो 5 to 6 lakhs per annum. After 5 years and you clear 5 exams, then salary will be 15 to 20 lakhs. और अगर आपने सारे एग्जाम्स यानी सारे पेपर आपने पास कर लिए हैं और आप एक्चुअली बन गए हैं, then you will get 60 lakh to 3 crore. तो मुझे लगता है कि ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें क्या है कि इन्वेस्टमेंट नहीं है, बस आपको मेहनत करनी है। कोर्स की कोई फीस नहीं लगती है, आपको रेगुलर कहीं किसी इंस्टीट्यूट में नहीं जाना होता है। तो मेरे हिसाब से ये भी करियर का बहुत अच्छा ऑप्शन है। और भी काफ़ी सारे करियर ऑप्शंस मैथ्स के साथ हो सकते हैं, जो समय की बाध्यता की वजह से हम यहाँ मिस कर रहे हैं। और इसी के साथ मैं गूगल मीट में जुड़े सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद देना चाहती हूँ मेरी बात को ध्यान से सुनने के लिए। थैंक यू मैम। इसी क्रम में मैं रेणुका जी से अनुरोध करूंगी कि वो हमारे बीच अपनी बात को रखें। आज गणित और अर्थशास्त्र विषय पर जो संयुक्त वेबिनार हो रहा है, जिसका आज तीसरा दिन है, उसमें मैं आदरणीय निदेशक महोदय तथा एससीईआरटी में उपस्थित सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ तथा अभिनंदन करती हूँ। मैं रेणुका, डायट प्रवक्ता गाजियाबाद से हूँ। जो ये मेरा टॉपिक है, इसमें मैथमेटिक्स के ऊपर जो टॉपिक है कि यूजिंग जोक्स, ह्यूमर एंड स्टोरी टेलिंग इन मैथमेटिक्स इन अ क्लासरूम। तो मतलब मैथमेटिक्स को कैसे हम इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बनाएं, इस बारे में मैं चर्चा करूंगी। और जैसे कि जब पहला दिन मैं जुड़ी थी तो निदेशक सर ने कहा था कि मैथ जो है बेसिक से ही बच्चों का अच्छा होना चाहिए, यानी कि उन्हें बचपन से ही उसके अंदर जो है इंटरेस्ट आना चाहिए। तो अगर हम हम कोशिश करें कि बच्चे उनका बेस ही ऐसा हो कि बच्चे मैथ से डरे नहीं, मतलब बच्चे मैथ्स में उन्हें मैथ जो है इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगे। तो उसके लिए मैंने कुछ थोड़ा सा वर्क किया कि कैसे उन्हें इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए। तो ये तो इसका कोई वो नहीं है लिमिट कि हम उन इंटरेस्ट बनाने के लिए कुछ भी अपने आइडियाज यूज़ कर सकते हैं। तो मैं जैसे ये भी इसमें है, जोक्स हैं, ह्यूमर्स हैं, स्टोरी टेलिंग्स हैं। तो यानी कि हम क्लासरूम में ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करें कि बच्चों को इंटरेस्ट आए उस चीज़ को सुनने में। तो मैं बेसिक से ही स्टार्ट करना चाहती हूँ। तो जैसे सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि काउंटिंग फन, कि बच्चों को हम काउंटिंग फन कैसे कराएं। तो जैसे छोटी क्लास के बच्चे होते हैं, उन्हें हम काउंटिंग सिखाना चाहें तो आप उनसे जैसे कुछ एक्टिविटी करा के उनके साथ काउंटिंग फन भी कर सकते हैं। जैसे कि एट अ रेड लाइट हाउ मैनी लाइट्स यू सी। तो आप बच्चों से पूछ सकते हैं कि आपने कितनी लाइट्स देखी वहाँ पर, तो येलो, ग्रीन, रेड। तो इस तरह से वो काउंट करेंगे कि 3 लाइट देखी। कि वहाँ पर कार जैसे गुजरती हैं या कुछ भी, तो आप ये कह सकते हैं कि किस कलर का, ब्लू कलर की कार कितनी देखी होंगी आपने। रेड कलर की तो बहुत ही कम दिखाई देते हैं, तो वो कम तो इस तरह से जब आप बच्चों से आप अपनी क्लास में हम लोग अगर चाहें, जैसे हम करना चाहें, तो बच्चों के दिमाग में ना एक वो चलती रहेगी कि हाँ, जैसे अगर वो बाहर सड़क पे भी जा रहा है कि अच्छा कितनी ब्लू कलर की कारें जा रही हैं, कितनी वाइट जा रही हैं, आज मैंने कितनी वाइट कार देखी। तो वो काउंटिंग उसके दिमाग में स्टार्टिंग से ही वहीं शुरू हो जाएगी। तो वो उसे इंटरेस्ट आएगा कि हाँ, मैं आज काउंट करता हूँ कि कितनी चीज़ें देखी हैं। तो इसी क्रम में हम दूसरी एक्टिविटी भी अपनी क्लास में हम करा सकते हैं, या बच्चों से पूछ सकते हैं कि हाउ मैनी शर्ट्स यू हैव। तो यानी कि आप लड़कियां हैं तो उनसे कह सकते हैं कि भाई आपके पास कितने फ्रॉक्स हैं। तो बच्चे ना इस चीज़ से ना वो होते हैं खुश। घर जाएंगे, अच्छा आज मैं काउंट करता हूँ मेरे पास कितनी शर्ट हैं। आप उसमें कह देना कि इसे भी काउंट करके आना, ब्लू शर्ट्स कितनी है, पिंक कितनी है। तो वो काउंट करेंगे, मेरे पास 4 ब्लू शर्ट हैं, 4 पिंक हैं, इस तरीके से। तो उन्हें उनके दिमाग में ना काउंटिंग ही घूमती रहेगी। अगर हम इस तरह से माहौल क्रिएट कर दें तो वो हमेशा काउंटिंग के उसमें छोटे बच्चे शुरू से ही अच्छा मैं ये काउंट करता हूँ, आज मैंने कितने अंगूर खा लिए या एक से एप्पल खाया। तो इस तरह से हम बहुत सारी चीज़ें लेके उनको करा सकते हैं। जैसे कि नेक्स्ट की बात करें, हाउ ओल्ड आर यू। आप क्लास में पूछ सकते हैं बच्चों से हम लोग कि हाउ ओल्ड आर यू।
तो सब बच्चों की फिगर जैसे अलग अलग, कोई 4 साल का भी होगा, कोई 5 का। तो इस तरीके से उसमें हम देखा जाए तो बच्चों को हाँ भी काउंटिंग सबके डिफरेंट डिफरेंट नंबर आएंगे, तो उससे उनके अंदर यहाँ पर भी काउंटिंग डेवलपमेंट स्किल होगी। तो इसी तरीके से हम जो है ये 4-5 एक्टिविटीज जो सोची हैं उससे ज़्यादा भी हम उनको यूज़ कर सकते हैं कि वो काउंटिंग में, ताकि उनका बेस ही मजबूत होए, उन्हें मतलब बोरिंग ना लगे चीज़ें। तो आप उन्हें अगर उनकी डेली यूज़ में क्रिएट करके चीज़ों को हम यूज़ करेंगे तो वो हमेशा मतलब उसमें इंटरेस्टिंग मूड में रहेंगे कि आज हम काउंट करते हैं कि हमने ये चीज़ कितनी देखी है, मतलब तो उस चीज़ को लेके वो हमेशा मतलब काउंटिंग भी एक उन्हें फन की तरह लगेगी। तो जब हमारे बच्चों की बेसिक से ही फर्स्ट क्लास में वो काउंटिंग स्टार्ट ही करते हैं बच्चे, 1 2 3 इस तरीके से ज्ञान होगा, तो उसमें इंटरेस्ट आएगा, तो आगे फिर टेबल्स हैं, एडिशंस हैं, तो हर चीज़ के बेस जो है यही स्टार्ट होता है। तो उनका बेस ही मजबूत बनाने के लिए हम लोगों को वर्क करना है ताकि वो मैथ से शुरू से ही ना डरे। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं शेप्स। तो बच्चों इसमें ज्योमेट्री से भी बच्चों को बहुत डर लगता है, वो तो बड़ी क्लासेस में आके भी बच्चे थोड़ा वो होते हैं। तो छोटी क्लास से ही अगर हम उनके अंदर ज्योमेट्री की शेप्स या ज्योमेट्री तो जैसे सबसे पहले सर्किल है, तो सर्किल को आपको एक्सप्लेन करना हो हमें, तो हम जो है उसे एक पोएम की तरह भी हम मैथ में मतलब यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि पोएम जो है उसमें हिंदी और इंग्लिश की क्लास में ही हम यूज़ करें, हम उसे मैथमेटिक्स की क्लास में भी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे सर्किल की पोएम बना सकते हैं, अ सर्किल लाइक अ बॉल, अ सर्किल लाइक अ बॉल, राउंड एंड राउंड इट नेवर स्टॉप्स, अ सर्किल लाइक अ बॉल। तो बच्चों के दिमाग में घूमेगी कि बॉल जो है सर्किल की तरह होती है, तो कोई भी गोल चीज़ इस तरह से होगी तो वो उसको दिमाग में उनकी फिगर आ जाएगी कि हाँ ये सर्किल की तरह होती है। तो सर्किल का एग्जाम्पल तो आप उनसे ये भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं क्लास में कि आपके घर में रोटियां बनती हैं, रोटियां तो सभी खाते हैं, तो आपकी मम्मा कैसी रोटी बनाती है, तो उसका दिमाग जाएगा अच्छा गोल गोल होती है, यानी कि सर्किल की तरह रोटी बनाती है। तो बच्चा हर उसमें मतलब शेप्स की ढूंढना शुरू कर देता है कि अच्छा गोल इमेज कहाँ दिखाई दे रही है, तो ये तो सर्किल है। तो उसी को अगर हम उसका इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे आगे चल के, फिर जब उसे ध्यान रहेगा तो फिर उसकी बहुत सारे फॉर्मूले वगैरह जो होते हैं बड़ी क्लासेस में हम यूज़ कर सकते हैं, तो वहाँ पर हम उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब आता है जैसे कौन, तो कौन के ऊपर भी एक पोयम है ये, जैसे कि आई एम अ कॉन, आई एम अ कर्व्ड, आई एम अ सर्किल फेस एंड आई वर्टेक्स, आई लुक लाइक अ क्रिसमस ट्री एंड आइसक्रीम कोन। तो बच्चे जो हैं इसमें देखेंगे कि वर्टेक्स जो चोंच सी होती है, इसको हम इसको वर्टेक्स बोल सकते हैं, उसका सर्किल फेस होता है कौन का। तो कौन आइसक्रीम सभी बच्चे खाते हैं, तो आप बता सकते हो जो हम बच्चे आप लोग जो आइसक्रीम खाते हो तो उसकी शेप्स कैसी होती है, कौन के जैसी। सभी आइसक्रीम की तो नहीं होती, लेकिन क्योंकि कुछ बच्चे ये भी क्वेश्चन इरेज कर सकते हैं जो वैसी होती है, तो कप शेप में खाते हैं, तो कौन वाली सेब आप बता सकते हो कि कभी वो वाली कौन वाला खाया है आपने। सबको पता होता है छोटे बच्चों को कि कौन खा रहे कौन, तो यानी कि कौन की शेप होती है इस तरीके की, जो इसका फेस सर्किल की तरह होती है, एक वर्टेक्स होती है। तो उसी तरह से जैसे बच्चे बर्थडे पार्टी में जाते हैं तो वहाँ पर भी वो देखते हैं कि जो बर्थडे पार्टी में बच्चे कैप लगाते हैं तो उसकी शेप्स भी कहती होती है कोन की तरह। तो अगर हम उन शेप्स को उनको डेली यूज में ले आएंगे कि तो वो हर चीज को कोरिलेट करेंगे, अच्छा इसकी शेप्स कैसी होगी, ये कैसा होगा, ये इसकी क्या होगी, तो वो शेप्स कभी भूलेंगे नहीं, और उन्हें शुरू से ही अगर इंटरेस्ट रहेगा तो आगे चलकर वो उस चीज को बोझल नहीं समझेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम बात करें तो जैसे ये होती है, ये रेक्टेंगल आ जाता है। अब सपोज करो हमें रेक्टेंगल उन बच्चों को सिखाना है, तो ट्रेन में सभी बच्चे सफ़र करते हैं, तो इस तरह से TLM या पिक्चर्स का यूज़ करके क्लास में हम, क्योंकि हमारा काम है कि मैथमेटिक्स की जो क्लास है उसे इंटरेस्टिंग बनाना, कि हम उसे कितना ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकें, क्या क्रिएटिविटी करें उसके अंदर, ताकि बच्चे उसमें बोर ना होके इंजॉय करें। तो सब बच्चे ट्रेन में कुछ सफ़र करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं करते तो देखी तो होती है, टीवी में ही देखी होती है। तो उसमें आप उससे ये कह सकते हो कि जैसे ट्रेन है, ट्रेन का डब्बा जो होता है वो बेटा एक तरफ से लंबा होता है, एक साइड से थोड़ा छोटा, मतलब इस तरीके से, तो यानी कि उसकी शेप्स कैसी होगी, तो आप उसे कोरिलेट कर सकते हो कि उसकी शेप्स रेक्टेंगल की तरह होगी, यानी कि एक आयताकार आयत जो होता है। तो आप वहाँ पर उस बच्चे को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं कि आयत कैसा होता है। उसी का यूज़ करके फिर हम उसको स्क्वायर के बारे में बता सकते हैं कि जो चारों तरफ से बराबर हो उसको हम स्क्वायर बोल सकते हैं। तो अब जैसे घर में सभी बच्चों के यहाँ टेबल होती है, तो टेबल ज़्यादातर किसी के यहाँ सर्किल में भी होती है, बहुत से बच्चे कहेंगे मैं हमारे यहाँ तो गोल टेबल है, कोई कहेगा हमारे यहाँ एक आयताकार वाली। जब वो उन चीज़ों से कोरिलेट करेगा तो वो उस चीज़ में हमेशा घर में भी जाएगा तो सोचता रहेगा अच्छा ये लेंथ हो गई, ये ब्रेड्थ हो गई। तो उन चीज़ों का यूज़ करके हम उसे आगे चल के, जैसे अगर हम बड़ी क्लास में भी जाएंगे तो हम उसे उनका एरिया वगैरह, उनकी जो भी पैरामीटर्स वगैरह होंगे, तो प्रैक्टिकली हम उनको मतलब अगर बताएंगे तो वो चीज़ को कोरिलेट करके वो घर पर भी जाके उस चीज़ में ही रहेंगे कि हाँ हमें वो चीज़ ये देखी है। हर मतलब हमारी जो दैनिक जीवन है
उसमें भी वो लोग उसमें घूमते रहेंगे, मतलब डेली लाइफ में भी वो मैथ्स को देखेंगे कि कहाँ यूज हो रहा है, कि कौन क्या कैसा है। तो उन्हें मेरे हिसाब से जो लगता है कि उन्हें नहीं लगेगा ये सब्जेक्ट, तो इंटरेस्टिंग लगेगा। अब हम आगे जो है, ये स्लाइड है पॉलीगन्स नेम। तो अब ये तो देखो, छोटी क्लास के बच्चों को जब हम सपोज करो फर्स्ट सेकंड के बाद थर्ड में जाते हैं तो फिगर्स हमारी शेप्स यूज हो जाती हैं, तो वहाँ पर अब उन्हें उनके नाम याद कराने हैं। तो नाम कैसे, जैसे कि हम कहें कि बेटा 3 साइड्स होती हैं, 3 साइड्स की शेप को हम क्या बोल सकते हैं, ट्राइंगल। अगर 4 साइड्स का हम यूज कर सकते हैं, उसे बोल सकते हैं क्वाड्रेटल। ऐसी 5 साइड्स को बोल सकते हैं पेंटागन। तो हम उन बच्चों को उन साइड्स का नाम मतलब बता के उनको उसका नाम भी याद करा सकते हैं कि 3 साइड्स होंगी तो ट्राई एंगल, 4 होंगी तो क्वाड्रेटल, 5 होंगी तो पेंटागन, 6 हैं तो हेक्सागन। तो पॉलीगन्स नेम भी याद करा सकते हैं। 7 साइड्स हैं तो हेप्टागन, 8 साइड ऑक्टोपस, ऐसे ऑक्टागन, यानी कि ऑक्टोपस कैसा होता है, उसकी 8 साइड्स होती हैं। तो सब तरह के हम एग्जाम्पल यूज कर करके बच्चों को, मतलब मैथ के अंदर भी हम इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बना सकते हैं कि वो उसको ये ना समझे कि ये चीज़ कहाँ से आ गई, वो चीज़ें वो उसके दिमाग में घूमती रहनी चाहिए। तो उस पर हम ज़्यादा से ज़्यादा वर्क कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम अब, जैसे कि मेरा टॉपिक में था स्टोरी टेलिंग, तो हम उसको एक स्टोरी के रूप में भी हम क्लास में सुना सकते हैं। जैसे एक टॉपिक आता है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। वैसे तो हम सभी टॉपिकों के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मैंने असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर का लिया है। तो क्लास में अगर हम चाहें तो इस तरह से एक टीएलएम का यूज करें। तो आरोही और अवरोही क्रम बच्चों की बहुत दिक्कत होती है समझने में। तो सबसे पहले असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर को समझने के लिए बच्चों को काउंटिंग का ज्ञान भी होना चाहिए, तभी तो वो समझेंगे कि आगे कौन सी है और पीछे कौन सी है। तो इस तरह से हमने उसे एक पिक्चर बनाई, या फिर आप उसे जैसे बच्चा लिया है, इसमें हम उसे उसका नाम दे सकते हैं राम। तो हम कह सकते हैं कि राम है, घूम रहा है, उसके घर में ये जीना बना लिया हमने, जीने की तरह हम इसे यूज कर सकते हैं। पहले वो एक सीढ़ी पे चढ़ेगा, जब उसे ऊपर जाना है फिर वो दूसरी सीढ़ी पे चढ़ेगा, तो बच्चा खुद सोचेगा कि मैं बढ़ा, यानी कि पहले एक सीढ़ी पे था, फिर दूसरी सीढ़ी पे चढ़ा, फिर वो तीसरी सीढ़ी पे चढ़ेगा। तो इस तरह से वो उसके दिमाग में आएगा कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो आप बता दो कि ये पहली सीढ़ी 1 है, दूसरी 2 है, तीसरी 3 है। इस तरीके से जब वो चढ़ रहा है तो वो क्या हो गया, आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ रहा है। अब उसे सिखाना है अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर। तो राम जो है अब नीचे आना चाहता है, अब वो ऊपर पहुंच गया, अब वो नीचे आना चाहता है। तो पहले ऊपर से वो नीचे कूदा एक सीढ़ी, तो यानी कि कम हुआ, फिर और कम हुआ, इस तरह से वो नीचे आ जाएगा कूदता कूदता। तो आप उसे ना, हम लोग जो है मतलब कहानी के रूप में बता सकते हैं कि बेटा जीना का एग्जाम्पल लेके आप उसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब अच्छे से समझा सकते हैं। तो इस तरह से यूज करके जो मैथमेटिक्स है, तो मैं मानती हूँ कि वो एक अच्छा सब्जेक्ट है और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। उसे मतलब बोरिंग नहीं बनाना चाहिए और कि भाई ये समझ में नहीं आएगा। उसके हमें एग्जाम्पल्स ढूंढ के मतलब डेली लाइफ में हम उसे कैसे यूज कर सकें, बच्चों को कैसे सिंपली वे में हम उसे आसान से आसान तरीका होगी हम उसे उसके एग्जाम्पल समझा सकें कि आगे असेंडिंग का के किसी का भी ले लीजिए, शेप्स के हो गए, रेक्टेंगल वगैरह के एग्जाम्पल्स हो गए, मतलब एरिया वगैरह। तो ये जब छोटी चीजें हमारी बचपन से ही हमारा इंटरेस्ट रहेगा इन चीजों में, तो आगे चल के हमें ये बोझ सा नहीं लगेंगी। क्योंकि जब अगर इंटरेस्ट ही क्रिएट नहीं कर पाए अगर हम किसी सब्जेक्ट में, तभी तो हमें बोझ लगता है। तो हम कुछ चीजों का यूज करके, छोटी छोटी चीजों का ध्यान में रख के उसका मतलब, जो मैं मानती हूँ कि हम मैथमेटिक्स में भी अगर चाहें तो स्टोरी वगैरह सुना के, जोक्स वगैरह सुना के, एक जोक छोटी क्लास के बच्चे के लिए आप ये भी समझ सकते हो कि मैम को देखो सब कुछ आता है। तो अगर आप कहोगी उन्हें, आपने उन्हें एडिशन दिया, मैं कहूँ 2 और 7 कितने होंगे, बच्चों से पूछो, तो आप मतलब कहोगे अच्छा 2 और 7 होंगे 10। तो जो बच्चा हंसेंगे कुछ क्योंकि गलत बोला, वो ये हंसेंगे कि मैम को देखो, मैम 10 नहीं 9 होंगे। तो अरे हाँ भाई आपको तो बहुत अच्छे से पता है। तो यानी कि हमें उसको मतलब वो बनाया, मतलब कि उसे माहौल को हंसी में, कि भले ही वो हमें कहे कि मैम को नहीं आता, वो तो उसे लगा, लेकिन हमने उसके अंदर क्यूरियोसिटी करी कि वो सही काउंटिंग मतलब एडिशन करें। इसी तरीके से अगर हम सभी क्लास में बच्चों से पूछेंगे तो सब सोचेंगे कि आज मैम गलत बोल रहे हैं और हम सही आंसर दें। तो वो मतलब उनका पढ़ने में भी इंटरेस्ट क्रिएट होगा कि हम मतलब सही आंसर देंगे कि देखो मैम ने नहीं, मैम को भी नहीं पता, वो ये सोचेगा। लेकिन वो उसके अंदर इंटरेस्ट घर जाके भी वो मतलब पढ़ेगा कि हाँ मैं ये करके जाता हूँ, कल को मैम मुझसे फिर ये एक्टिविटी कराएंगी। तो हर बच्चा चाहता है कि मैं सही आंसर दूं, अरे भाई हाँ तुम तो बहुत इंटेलिजेंट होगी। तो हम इस तरह से मतलब यूज कर करके चीजों को बच्चों को मतलब उसके अंदर मैथ इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं और वो बोरिंग नहीं लगेगा, जो मुझे लगता है।
और आज जो है देखा जाए तो लड़के और लड़कियां भी बहुत मतलब मैथ में अच्छा करती हैं, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि लड़कियां नहीं अच्छा कर पाती मैथ में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लड़कियां बहुत ही मतलब अच्छा काम कर रही हैं मैथ में, इंटरेस्टिंग मतलब इंटेलिजेंट भी हैं, काफ़ी अच्छी, मतलब उनका दिमाग इतना सही है, अगर सही यूज़ किया जाए इस चीज़ों को। तो पहले बोला जाता कि मैथ जो लड़कियों के लिए नहीं होता, लेकिन अब हम लोग प्रूफ कर चुके हैं, हमारे एससीईआरटी में ही इतने सारे सिलेक्शन हुए हैं, उसमें लड़कियां हैं, कि ऐसा नहीं है कि मैथमेटिक्स लड़कों के लिए ही बना है, मैथमेटिक्स दोनों के लिए बना है। तो वो सभी के लिए अच्छा है, मतलब सभी उसको यूज़ करके अच्छे से, मतलब हम लोग इंटरेस्टिंग उसे बना के उसका यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस सत्र में आपने बहुत ही धैर्यपूर्वक इन हमारी बातों को सुना और हमारे सभी स्पीकर्स को अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।